एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम 25 मार्च का करंट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पेटेंट कार्यालय इंडियन पेटेंट ऑफिस है, भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा हाल में अमेरिकी फार्मा कंपनी, अमेरिकी की फार्मेसी जायंट है जॉनसन एंड जॉनसन, इसका आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा टीबी, जिस ट्यूबरक्लोसिस, कल विश्व टीबी दिवस भी निकला हुआ है, तो टीबी की किस दवा के लिए पेटेंट का विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया है। अभी टीबी की कोई एक दवा है जो जॉनसन जॉनसन कंपनी ने डेवलप की थी, तो उसका पेटेंट खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, तो इन्होंने उसके पेटेंट को एक्सटेंड करने के लिए आवेदन किया था, अप्लाई किया था, ठीक है, जिसको भारतीय पेटेंट कार्यालय ने निरस्त कर दिया है। तो आपको उस दवा का नाम बताना है कि किस दवा के लिए इन्होंने ये पेटेंट के विस्तार के लिए अप्लाई किया हुआ था। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बेडाक्विलिन, ये आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और एथम्बुटोल, ठीक है, ये मेडिसिन हैं। इन चार में से किसी एक मेडिसिन के पेटेंट के विस्तार के लिए उन्होंने आवेदन किया था। इसका सही जवाब है ए बेडाक्विलिन, ठीक है। ये बेडाक्विलिन मेडिसिन है, टीबी के ट्रीटमेंट में जो यूज होती है, ठीक है, तो उसके पेटेंट के विस्तार के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। बाकी ये तीनों दवाएं जो हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और एथम्बुटोल, ये तीनों भी टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं दवाएं, बट ये प्राइमरी वाली हैं, ठीक है। प्रथम ट्रीटमेंट का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें ये मेडिसिन यूज की जाती हैं, बट जब ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो सेकेंड लाइन ऑफ जो मेडिसिन है उसमें ये बेडाक्विलिन आती है, ठीक है। तो इसके इन्होंने पेटेंट के विस्तार के लिए अप्लाई किया था, जिसको कैंसिल कर दिया। ये बेडाक्विलिन जो है वो अभी सिरतुरो ब्रांड के नाम के तहत बेची जाती है, ठीक है। इसको 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में औषधीय उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था। इनको परमिशन मिली थी कि आप इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका पेटेंट जो है वो जुलाई 2023 में खत्म हो रहा है, ठीक है। भारत ने चूंकि अब इसको एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया है, तो भारत की जो जेनरिक दवा निर्माता कंपनी है अब सस्ते दामों पे ये बना सकती है। अभी ये दवा जो है वो बहुत महंगी थी, इसके 6 माह के कोर्स की कीमत करीब $400 थी, जो भारतीय बाजार के हिसाब से बहुत अधिक है। इवन कई और कंट्रीज भी हैं जिसके लिए ये जो है दवा बहुत महंगी थी, लेकिन अब चूंकि जेनरिक दवा निर्माता कंपनी इसके अब निर्माण कर सकती हैं, तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और टीबी के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये फायदा देने वाली है, ठीक है। ये क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब जो सेकेंड स्टेज वाला है कि जब टीबी जो है वो कई सारे ड्रग्स को रेजिस्ट करने लगती है, टीबी के जो कारक हैं, तो उस टाइम पे ये सेकंड लाइन में इसको बेडाक्विलिन को यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में कुछ टीबी के मरीज हैं, 2 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया हुआ था इसके अगेंस्ट कि इनको ये विस्तार ना दिया जाए, ठीक है। तो ये होगा बेडाक्विलिन के लिए, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन ने अभी पेटेंट का विस्तार करने की कोशिश की थी, बट इनकी प्रयास जो है असफल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब टेलीग्राम के माध्यम से फ्री पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो ये टेलीग्राम का हमारा ग्रुप का यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो वहां से आप ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देश की पहली डबल डेकर सड़क, ठीक है, फर्स्ट डबल डेकर आपने बस सुनी होगी, डबल डेकर ट्रेन सुनी होगी, बट आप इस देश में पहली डबल डेकर सड़क जो है इसकी आधारशिला रखी हुई है, हाल में रखी हुई है। ये किस राज्य में रखी गई है, ठीक है, आपको बताना है कि देश के किस राज्य में पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला रखी गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी झारखंड। अभी झारखंड में जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा ये इसकी आधारशिला रखी गई है, नितिन गडकरी जी द्वारा, ठीक है। ये देश के पहले एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो जमशेदपुर में किया गया है। NH33 है, जमशेदपुर के अलोंग विद जो है NH33 का 10.2 किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है उस पर ये डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये परडी काली मंदिर से बालीगुमा तक, ये दोनों जगह जमशेदपुर में है, वहां पे ये डबल डेकर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये देश का पहला है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको फिर एक चीज और बता दूं कि जो इस वीडियो में जो भी हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सजेशंस हो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और हमारी ये ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप ईमेल पे हमें मेल करके या टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेज करके आप अपने कंसर्न क्वेरीज रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनको एड्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प। ठीक है, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प, ये उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन 23 मार्च 2023 को किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में ये गुणवत्ता संकल्प जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बाद भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और उद्योग संघ जैसे एसोचैम है, फिक्की है, ऐसे उद्योग संघों के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। यूपी के जो डिप्टी सीएम है श्री ब्रजेश पाठक जी, इन्होंने इस संकल्प का उद्घाटन किया है। और ये जो संकल्प है ये भारत में अपनी तरह का पहला है। ठीक है, और ये चूंकि यूपी में है तो यूपी के एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें गुणवत्ता संकल्प में 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं, जो देख लेते हैं क्या है। पहला स्तंभ है कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के चालक के रूप में गुणवत्ता की, अगर आप क्वालिटी एश्योर करोगे तो अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का इन्होंने संकल्प लिया है। उसके अलावा एमएसएमईज हैं, इनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के सही विकास से और शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड कॉमर्शियल ट्रेनिंग जो है उन सब के तरह से ये आप 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था ही प्राप्त कर सकते हो। और ये इन्होंने इस तरह का संकल्प इन्होंने गुणवत्ता संकल्प जो है प्रदेश के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर से एक सैन्य अभ्यास के बारे में है। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन किस देश की नौसेना के साथ किया है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ भारतीय नौसेना ने मिलकर ये कोंकण 2023 का आयोजन किया है। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ है वो अरब सागर में हुआ है, कोंकण तट पे, और 20 मार्च से 22 मार्च 2030 तक ये आयोजित किया गया था। अभ्यास में समुद्री संचालन, वायु, सतह और उप सतह के सभी डेमोन शामिल, और इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल ने अभ्यास में भाग लिया था भारत की तरफ से। बाकी इसमें मेन वही इंपॉर्टेंट है कि भारत और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने लिया हुआ था। 20 से 22 मार्च तक आयोजित हुआ है, अरब सागर में कोंकण तट पे आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इतने ही फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक की 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो 25 से 26 मार्च 2023 को आयोजित हो रहा है, कहां आयोजित होने वाला है? आपको जगह बतानी है कि ये सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ये 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो बिम्स्टेक का है वो पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ये कलकत्ता में होने जा रहा है। ठीक है, कलकत्ता में ये सम्मेलन होने जा रहा है। बाकी बिम्स्टेक के बारे में हम लोग डिटेल में ऑलरेडी जो हमारा 12 मार्च का करंट अफेयर्स का वीडियो उसमें हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैंने इसको ओवरव्यू इसका दे दिया है। एक तो इसका फुल फॉर्म दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाकी हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। ये 7 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। ठीक है, ठीक। बाकी जब इसमें मतलब 4 देश थे तब इसका नाम बिम्स्टेक था। फिर म्यांमार शामिल हुआ 97 में ही, इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया। फिर 2004 में नेपाल शामिल होता है, भूटान शामिल होता है, तब इसका नाम बिम्स्टेक होता है, जो अभी नाम चल रहा है बे ऑफ बंगाल वाला। इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में है। बाकी ये जो राष्ट्र हैं ये 7 इसके सदस्य देश हैं। तो ये बिम्स्टेक के बारे में हो गया। ये बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है संस्था, बिम्स्टेक जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी के बराबर एक सार्क भी इंपॉर्टेंस रखता है और आसियान भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप सार्क, बिम्स्टेक, आसियान के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना, इसको बोल रहे हैं सतलज यमुना लिंक SLY नहर परियोजना,
किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हिमाचल एवं पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब एवं उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा एवं पंजाब, ऑप्शन डी पंजाब एवं उत्तर प्रदेश। तो ये सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना जो है वो आपकी विवाद का कारण है हरियाणा एवं पंजाब के बीच में। ये पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण है। एक्चुअल में क्या हुआ, 1966 में हरियाणा का गठन होता है। तो उस टाइम हरियाणा को पेयजल देने के लिए, जल देने के लिए एक समझौते की बात की गई कि जिससे हरियाणा को सतलज और उसकी सहायक नदी जो ब्यास है और एक नदी और है रावी, इसका पानी पहुंचाने के लिए यमुना से जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई थी 1966 में। ठीक है, ये नहर जो है वो 214 किलोमीटर लंबी होने वाली थी, जिसमें पंजाब में 122 किलोमीटर और हरियाणा में 92 किलोमीटर शामिल होने वाली थी। ये इसका जो है वो मैप दिया हुआ है। ये भाखड़ा नागल डैम है। इसके बाद यहाँ से ये यमुना सतलज लिंक नहर जाने वाली थी और ये करनाल तक जानी थी। ठीक है, ये इस तरह से इसका मैप दिया हुआ है। ये यमुना रिवर है, ठीक है, यहाँ आपकी सतलज है, ठीक, ये गोविंद सागर है, ये भाखड़ा डैम है, भाखड़ा और नांगल डैम ये है, और यहाँ से ये नहर परियोजना निकल रही है। ठीक है, तो इन्होंने एक पहले तो स्वीकृति दी कि एक नहर बनानी है, बट मैं इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। तो इनको पहले ये नहर 1966 में बात हुई कि हरियाणा को पानी देने के लिए ये नदी जो लिंक परियोजना है ये बनाई जाएगी, लेकिन पंजाब ने जो है वो डिनाई कर दिया। पंजाब ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनकार कर दिया इन्होंने। इनकार करने के बाद फिर 1981 में दोबारा इनके बीच में समझौता हो गया दोनों राज्यों के बीच में कि ठीक है हम बना लेंगे, और उसके बाद 1982 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया पंजाब के कपूरी गांव से। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही ये परियोजना स्टार्ट हुई तो वहां के जो पंजाब के जो लोग थे, किसान थे, उन लोगों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम पंजाब का पानी हरियाणा में नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो उस टाइम पंजाब की जो सरकार थी और भारत सरकार जो थी, उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ और एक नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया, इस ट्रिब्यूनल का नाम जो रखा गया वो एराडी ट्रिब्यूनल रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे वो, इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ योजना दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उस योजना से ही बात नहीं बनी और 2004 में पंजाब सरकार जो है वो एक एक्ट लेके आ गई और उसमें उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जो हम सतलज नदी का जल बंटवारा हरियाणा के साथ किसी तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये हो गया तो हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो पंजाब का जो अधिनियम है 2004 का एक्ट जो है, जिसमें इन्होंने ये टर्मिनेट कर दिया, वो गलत है और उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। और अभी भी ये पाइपलाइन में है कि सतलज नदी का पानी जो है वो कैसे करके हरियाणा में लेके आया जाए। वहां पे मेन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब ने ना अपने ग्राउंड वाटर का अति दोहन कर लिया है। ठीक है, वहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे पहुंच गया, वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच गया। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सतलज के पानी को पंजाब से हरियाणा भेज देंगे तो पंजाब में तो पंजाब रेगिस्तान बनने की कगार पे पहुंच जाएगा, जबकि हरियाणा बोल रहा है कि हमें तो पानी की आवश्यकता है, हमें पानी चाहिए। तो इस तरह से विवाद चल रहा है। अच्छा, इसको डिस्कस आज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला हुआ है कि केंद्र सरकार जो है इसमें मध्यस्थता करे और इसमें किसी एग्रीमेंट तक पहुंच पाए और इस परियोजना को कैसे भी करके स्टार्ट करवाया जाए। अच्छा, रीजन इसमें यह है कि हरियाणा की तरफ जो ये 92 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर, ये काम पूरा हो चुका है। ये 92 किलोमीटर लंबी नहर हरियाणा तरफ बनाई जा चुकी है, लेकिन पंजाब में अभी कुछ भी काम इसका नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को बोला हुआ है कि आप इसमें मध्यस्थता कीजिए और इसका विवाद को कैसे करके निपटारा कीजिए। तो ये तो मैंने आपको कहानी के फॉर्म में बता दिया, बाकी अब इस विवाद को पढ़ लीजिएगा। ये विवाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आईएएस के लिए है। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी स्टेट सर्विसेज में या बाकी वनडे एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा वो मेनली स्टेट्स के बारे में ही पूछा जाएगा कि किन दो राज्यों के बीच विवाद है। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है इससे वनडे एग्जाम्स में कुछ पूछा जाएगा। ठीक, तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास हैं। एक तो अमेरिका का 3D प्रिंटेड रॉकेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो टेरॉन है और अमेरिका की स्पेस कंपनी है रिलेटिविटी, उसने इसका निर्माण किया हुआ है। अच्छा, इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका ये थर्ड अटेम्प्ट इन्होंने अभी इसको प्रक्षेपित करने के लिए तीसरा प्रयास किया था और तीसरे प्रयास में भी ये असफल हो गया है और लॉन्च होने के कुछ ही क्षणों बाद ये समुद्र में गिर गया है। ठीक है, तो ये इनका जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है टेरॉन। और उसके बाद LIC जो है इसके नए चेयरमैन बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। अभी ये
टेम्परेरी थे, अस्थायी चेयरमैन थे, बट अब इनको स्थायी चेयरमैन बना दिया गया है। बाकी एलआईसी के चेयरमैन का नाम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी ये इसलिए है बिकॉज अभी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और जिसने अडानी के बारे में कुछ कुछ एलिगेशन दिए हैं अडानी पे, तो नया मुद्दा ये खड़ा हुआ था कि एलआईसी कैसे अडानी के शेयर्स में इस तरह से इन्वॉल्व है, इस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एलआईसी बहुत ज्यादा चर्चा में थी और एलआईसी के डिसीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो इस वजह से हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे एलआईसी के चेयरमैन का नाम पूछा जाए। तो ये नए चेयरमैन बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कंटेंट कैसा लगा, वो आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके बता दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप की भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि ये वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।